सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी पैरासीटामोल एंड मैं हूं डॉक्टर पूर्वेश और आज हम एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं डॉक्टर जतिन का, जिन्होंने अभी अभी एफएमजी क्लियर करी है। और उनका इंटरव्यू जानेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे। एंड हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। तो मैं अभी यूएस में हूँ, मेरा स्टेप 1 हो गया है और स्टेप 2 में अभी देने वाला हूँ, स्टेप 3 के यूएसए में भी। और मैंने अभी अभी अपनी एक्सटर्नशिप जो थी कार्डियोलॉजी में वो फिनिश करी है एंड अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ विद पवमान। एक यहाँ पे बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल है मिशिगन में, मिशिगन स्टेट में, वहाँ पे न्यूरोलॉजी में रिसर्च ट्रेनी असिस्टेंट पोस्ट पे हूँ। तो वेलकम टू डॉक्टर जतिन फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच। हाँ, कैसे है? हम ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत आपका हो जाए, थोड़ा सा क्या है, कहाँ जी से जी है। बिल्कुल। जी, ऐसा मेरा नाम डॉक्टर जतिन है और मैं गुजरात से हूँ। और मैंने अपने एमबीबीएस चाइना से करी है, एनवी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। एंड मैं एफएमजी पास करी है जून 2021 सेशन में। जून 2021। जी। ओके ओके। और अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल मेरी इंटर्नशिप चल रही है जूनागढ़, जो मेरा टाउन है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उनकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। सही है, बहुत बढ़िया। क्या रहा प्रिपरेशन का वे, क्या रहा, कितनी ट्राई थी, कितने अटेम्प्ट दिए? बेसिकली जून सेशन था, वो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट था। उससे जी, उससे पहले 3 दे चुका था, तो इट वाज क्वाइट हेक्टिक कह सकते हैं प्रिपरेशन। क्योंकि फोर्थ अटेम्प्ट देते देते आपका गैस खत्म हो चुका होता है बेसिकली। तो यू नीड दैट एक्स्ट्रा मोटिवेशन कि चलते रहना कुछ भी करके। बिल्कुल। तो प्रिपरेशन एफएमजी की चालू कहाँ से करी थी, क्या जर्नी रही? फर्स्ट सेकेंड ईयर आपके एमबीबीएस के कैसे थे, फिर कब से स्टार्ट किया प्रिपरेशन, थोड़ा इलॉबरेशन चाहिए। चाइना में जैसे फर्स्ट सेकेंड ईयर तो ऐसा ही खत्म हो गया कि पता ही नहीं चला। फर्स्ट सेम शुरू हुआ और सीधा सेकंड ईयर खत्म हो गया, ऐसे ही था। बेसिकली फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एमबीबीएस में क्या होता है। इतना पता था मरीज ठीक करने, लेकिन कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये कुछ भी आइडिया नहीं था। तो एफएमजी की जो मेरी स्टार्टिंग प्रिपरेशन थी वो थर्ड ईयर से शुरू हुई थी, जब थर्ड ईयर वेकेशन में मैं इंडिया आया था। तो मैंने जो ये कोचिंग क्लासेस होती है उनकी एक वेकेशन बैच थी सूरत में। तो मैंने वो ज्वाइन करी थी और वहां से मुझे आइडिया आया था कि व्हाट इज एमबीबीएस, कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए अभी इस वक्त। तो हाँ, थर्ड ईयर से मैंने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी। तो वेकेशन बैच हेल्पफुल था? या क्वाइट अ लॉट, क्योंकि तब तक तो कोई आइडिया ही नहीं था कि व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री क्या है, माइक्रोबायो क्या है। बस सुना था कि हाँ, एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर्स आते, क्या आते हैं, क्यों आते हैं, ये कोई आइडिया नहीं था। तो आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि जिस सेशन की ये बात कर रहे हैं कोचिंग की, उसमें मैं भी था। मतलब हम दोनों ने साथ में ही जो वेकेशन हाँ बैच था वो ज्वाइन किया था। और उसके बाद हम लोग चाइना गए, अपने जूनियर्स, अपने क्लासमेट्स को कोचिंग देना स्टार्ट किया वहाँ पे, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाता था और उनका स्टडी भी हो जाता था। तो उस हिसाब से क्या था कि एक पूरा माहौल बना है ना। हाँ, एनवायरनमेंट जरूरी था कि आसपास भी लोगों को ये बिलीफ हो कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमें कहाँ होना चाहिए था इस वक्त। क्योंकि वो जो पीरियड होता था कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, उसमें से बाहर निकलना था उस टाइम हमें। हम्म। कि जो होगा देखा जाएगा, अगर आप एमबीबीएस खत्म करने के बाद देखना शुरू करोगे तो बहुत लंबी जर्नी हो जाएगी। तो तो हमें जो स्टार्टिंग जो करनी थी प्रिपरेशन की, तो बेसिकली उसमें यही था कि देखा जाएगा नहीं, जो भी है अभी से शुरू करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके उसके बाद क्या था कि पूरी हमारी जो अनू मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें पूरा माहौल बना। और पहले क्या था कि सब लोग पार्टी करते थे, सोते रहते थे, है ना। और उसके बाद जो सडन चेंज आया ना, जिसको देखो सब पढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब एक क्या होता है कि जब सभी एक जैसे होते हैं आसपास, कि किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि एमसीआई व्हाट इज एमसीआई, व्हाट इज एफएमजी, कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब जैसे मेडिसिन पढ़ने की बात आती है, अब कोई हेरिसन पकड़ा के दे देगा, तो जोश जोश 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन बोलोगे कि भाई दिमाग में ख्याल आता है कि इतने पढ़ भी पाऊंगा मैं। बिल्कुल। ठीक है, बट जो नेसेसरी चीजें हैं वो तो कोई बताता ही नहीं था। तो हाँ, वही था कि एक खुद में एक भरोसा आना चाहिए था कि
नहीं हम इतना कर लेंगे तो अभी सफिशिएंट इनफ है हमारे लिए। तो वो एक बिलीफ आने लग गई थी एक में कि ना चलो एक ट्राई तो कर सकते हैं हम एटलीस्ट अभी से। और उसके बाद जो माहौल क्रिएट हुआ ना, उसकी बदौलत आज देखा जाए ना तो मेरे बैच के, मतलब मैं 2013 बैच से हूँ, जतिन 2014 बैच से, मेरे बैच के जी जी। ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट पास हो चुके हैं एफएमजी, 80-90%। और जतिन के बैच में भी ऑलमोस्ट सब पास हो गए, थोड़े बहुत है अभी आई थिंक, और हाँ ऑलमोस्ट सबने कर लिया इनकी बैच में से भी। 60% हमारी वजह से भी क्लियर हो गए। हाँ हाँ। तो ये सब कुछ पूरा फर्स्ट एक अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट हाँ काफी कुछ हो गया। तो क्या क्या रिएक्शन था अपने जब फर्स्ट टाइम पे एग्जाम दिया, फर्स्ट टाइम आप एग्जाम के लिए गए थे, क्या प्रिपरेशन था, क्या सीन था? तो सीन ये था कि हमारा इंटर्नशिप चल रहा था उस टाइम चाइना में। और उस दिसंबर सेशन जब डेट्स आई उसकी क्या कहते फॉर्म भरने की, तो मेरे दिमाग में यही आया सबसे पहले कि मुझे छुट्टियां चाहिए यूनिवर्सिटी से 10 दिन की और मुझे घर जाना है। तो मैं ये एग्जाम का बहाना देके घर जा सकता हूँ। तो उस माइंडसेट के साथ मैंने फॉर्म भरा था कि चलो देखते हैं जो होगा, अभी फॉर्म भर देते हैं ताकि घर जाने को मिलेगा अभी यहाँ से। तो उस हिसाब से मैंने फॉर्म भरा था। और जब मैंने प्रिपरेशन जीरो, अगर आप ऐसे कह सकते हो कि मैंने जीरो प्रिपरेशन के साथ गया था मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे। तो मैं जब गया पेपर देखा और उसके क्वेश्चंस देखे तो मेरे दिमाग में यही आया कि मैंने क्यों ये माइंडसेट के साथ में आया कि मुझे छुट्टियां चाहिए। काश अगर मैं 2-3 महीना भी प्रिपेयर कर लेता तो हो जाता उस टाइम मेरा। बट कोई नहीं कि कहता है कि फेल नहीं होते आप कुछ सीखते। तो वही सीखा कि कभी भी जब जाओ फर्स्ट अटेम्प्ट देने तो कभी ये माइंडसेट के साथ मत जाओ कि देखते हैं क्या होता है अगली बार ही देख लेंगे। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वही गोल्डन अटेम्प्ट होता है क्योंकि उससे इजी पेपर आपको कोई और नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मेनली वन लाइनर्स थे ना, उसके बाद से एग्जाम का जी डिफरेंट था? बिल्कुल। हाँ मेरा दिसंबर जो फर्स्ट सेशन गया दिसंबर 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। वो बेसिकली बहुत बेसिक पेपर था इन कंपैरिजन टू नेक्स्ट 3 पेपर जो मैंने दिए। अगर उस 3 पेपर जो लास्ट 3 पेपर में मैंने तैयारी करी और उसी तैयारी के साथ अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में गया होता तो शायद मेरे 200-220 प्लस आ जाते उस टाइम। क्या क्या रिजल्ट रहा पहला फर्स्ट अटेम्प्ट का? फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट 112 मार्क्स। जो पहला अटेम्प्ट आया था मेरा उसमें 112 आए थे मेरे। ओके ओके। और क्या रिएक्शन था उसके बाद कि? नहीं देखिए जब मैंने पेपर दिया तो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इवन ट्रिपल फिगर मार्क। ओके। मैं 3 डिजिट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं अच्छा। इतना टच कर पाऊंगा। लेकिन जब मैंने 112 मार्क्स देखे तो मैंने सोचा कि अगर बिना पढ़े 112 आ सकते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़कर मैं पास हो ही जाऊंगा इसमें ही। बिल्कुल। ओके। और फिर सेकंड सेकंड अटेम्प्ट में क्या प्रिपरेशन रही और क्या मिस्टेक्स आपने सुधारने की कोशिश करी? सेकेंड अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जैसे जनवरी में कोविड आ चुका था चाइना में। फर्स्ट वेव, यस। तो हाँ तो मैं फेब फर्स्ट वीक में मैं इंडिया आ गया। और उस टाइम एमसीए निकल गया था मेरे दिमाग से कि मुझे एमसीए के लिए तैयारी भी करनी है क्योंकि मैं इंडिया आ चुका था। यहाँ आके मैंने मौज मस्ती शुरू कर दी इंडिया आके। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई मैंने उस टाइम स्टार्ट करी थी जब अगस्त सेशन की एग्जाम की डेट रिलीज हुई थी। 28 अगस्त जो रिलीज हुआ था एनबी की ओर से तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई मुझे एफएमजी के लिए भी एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा। तो आई थिंक मेरे पास हालांकि 1.5 या 2 महीना था जब डेट रिलीज हुई तब। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि दिसंबर में जैसा पेपर हुआ उस हिसाब से मैं 2 महीने की तैयारी में कर लूंगा। तो मैंने फोकस मोस्टली वन लाइनर्स पे किया था। रट्टा मारना शुरू कर दिया था मैंने वन लाइनर्स अगस्त एग्जाम के लिए। लेकिन जब अगस्त एग्जाम दिया और जब डाटा एग्जाम देने क्वेश्चन एक के बाद एक देखने शुरू करे तो मैंने सोचा मैंने दिमाग में यही है कि दिस इज नॉट कप ऑफ टी। मेरे बस की नहीं है ये एग्जाम वन लाइनर्स के हिसाब से। क्या क्या था एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस आए थे उस टाइम पे? पहली बार इंट्रोड्यूस किया हाँ था आई थिंक। हाँ जो ड्रास्टिक चेंज कह सकते हो आप पेपर पैटर्न में वो अगस्त एग्जाम से ही आया था। हालांकि वो इतना टफ नहीं था। टॉपिक्स वही थे लेकिन जो प्रेजेंटेशन थी क्वेश्चंस की लैंग्वेज वो सब चेंज कर दिया गया था। तो उस चीज के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमको यही था कि आउट आई अपीयरेंस फिलिंग द ब्लैंक्स। हम इसी माइंडसेट के साथ गए थे। अब आपको कोई एज देगा पेशेंट की जेंडर देगा उसके बाद चीफ कंप्लेंट्स देगा फिर बोलेगा कि स्लाइड में आउट आई अपीयरेंस दिया है। लेकिन वो पूरा क्वेश्चन जब पढ़ते हो तब आउट आई अपीयरेंस आपके नजर में नहीं आता है।
नहीं आएगा। तो आप वही गलती खा गए थे। हम जो बेसिकली मैं गलती करी थी वो वही करी थी कि पहले ही हार मान ली थी स्टार्टिंग से ही। ओके ओके, और उसके बाद वापस रिजल्ट में थोड़ा सा अच्छा नहीं आया। हाँ, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें 112 थे, तो इसमें मुझे 118 आए थे क्या बात है, 118। अगस्त में। हाँ, तो मैं वही सोचा था कि अगर मैं इम्प्रूवमेंट जो मेरे 6 मार्क की हुई ना, वो मैंने एज ए मोटिवेशन लिया था कि कुछ भी हुआ मेरे कम नहीं हुआ है। कम नहीं हुआ, ओके। और एक फिर मार्क तो एक मार्क बड़ा है। फिर क्या रिएक्शन था घर पे, खुद के लिए फिर कैसे माइंडसेट रेडी किया, फिर वापस से अपने आप को कैसे रेडी किया? घर पे तो मैंने अगस्त एग्जाम जब दे रहा था तो पेपर 1 के बाद ही बोल दिया था कि इस बार नहीं होगा। मैंने पेपर 2 का भी वेट नहीं किया था। मैंने पेपर 1 के बाद ही बोल दिया था कि मेरे से नहीं होगा, मुझे कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। तो अगस्त का रिजल्ट जब सितंबर में आया और उसके बाद दिसंबर में एग्जाम था, तो बीच का गैप था जो अगस्त और दिसंबर के बीच में, तो 2 ढाई 3 महीना जो था वो, जो अगस्त पेपर देखा उसके लिए, उसके बाद मुझे लगा कि 3 महीने बहुत कम टाइम है। तो मैं डरा हुआ था उस टाइम कि 3 महीने में ऐसे क्लिनिकल ओरिएंटेड माइंडसेट को तैयार करना, इज इट वर्थ, इज इट इनफ टाइम फॉर मी। तो मैं वैसे ही मेंटली डरा हुआ था, लेकिन मैंने बोला कि कैसे भी करना तो है ही, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इसके बाद ही जो है। तो मैंने कहा कि चलो सारे सब्जेक्ट्स नहीं करते जो मेन है, उस पर पहले फोकस देते जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स है जिसमें मैं हमेशा गलती करता हूँ। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, एमसीक्यूज देखने शुरू करे कि हाउ दे आर डन, क्लिनिकल केस को कैसे टैकल करते हैं वगैरह वगैरह। और फिर दिसंबर में मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम। दिसंबर 2021, दिसंबर दिसंबर 2020। 2020, ठीक है। हाँ क्योंकि कोविड की वजह से जो यूजुअली जून में एग्जाम होता है, जून 2020 वाला जी, एग्जाम, वो पोस्टपोन्ड होके अगस्त में गया था। अगस्त में हो गया था। हाँ, और अगस्त और फिर दिसंबर के बीच में टाइम कम दिस था। क्योंकि अगस्त का रिजल्ट भी आई थिंक मिड सितंबर में आया मिड था। सितंबर में आया था, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और फिर वो रिजल्ट को पहुंचाने के लिए भी थोड़ा टाइम लग गया, टाइम चेक पाँच था। छह दिन एक हफ्ता। और दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम था, तो पहले डरे हुए थे उसमें से, और 2 महीने बाद एग्जाम आने वाली थी, एग्जाम आने वाली तो थी, और वो उतना स्ट्रेस हो गया था दिमाग में। बिल्कुल। और फिर क्या रिएक्शन था एग्जाम के बाद? एग्जाम के बाद आई वाज कॉन्फिडेंस कि मैं पास हो जाऊंगा। हम्म, जिस हिसाब से मैं पेपर करके आया था, मुझे लगा कि पास हो जाना चाहिए मैं। हम्म। और बट यूजुअली मैं रिकॉल्स नहीं देखता, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं रिकॉल्स नहीं देखता जो यूट्यूब पे आते हैं, क्योंकि मुझे वो टाइम थोड़ा एंजॉय करना होता है जो एग्जाम के बाद और रिजल्ट के बीच का होता है वो। बिल्कुल। मैंने रिकॉल्स नहीं देखे थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उस सेशन में भी नहीं हुआ था। वो थर्ड अटेम्प्ट था आपका? हाँ, वो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और क्या स्कोर करा था उसमें थर्ड अटेम्प्ट में? उसमें थर्ड अटेम्प्ट में मेरे आए थे 147। 147, बहुत ज्यादा क्लोज थे, मतलब 118, हाँ 112, 113 से उठ के आप 147 तक आ गए, जी, है बिल्कुल। ना? तो ड्रास्टिक चेंज था, और काफी नॉलेज में भी मैंने इम्प्रूवमेंट करी थी, मेरे माइंडसेट में भी इम्प्रूवमेंट करी थी। हम्म, तो आई थिंक दैट वाज गुड स्कोर बट नॉट इनफ फॉर मी। हम्म। और ये जतिन जहाँ जिस होम टाउन से है, मैं भी उसी होम टाउन से हूँ। और उस टाइम पे मैं जी। वहाँ की, ये जतिन जिस हॉस्पिटल में भी इंटर्नशिप कर रहा है, वहाँ पे मैं जेआरशिप कर रहा था। हाँ और उस टाइम पे मैं इमरजेंसी में, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कैजुअलिटी में, एंड जतिन वाज आल्सो विथ मी, एंड हर्ष जो इनका बैचमेट है, हमारा दोस्त है, वो भी वहाँ पे था। और जब रिजल्ट आया तब हमारा ये प्लान था कि आज रिजल्ट आने वाला है, एंड देन हमारा प्लान था कि हम इसके बाद कहीं जाएंगे और डिनर पार्टी विनर, करेंगे। पार्टी करेंगे, डिनर विनर करेंगे, है ना? तो रिजल्ट आया, देखा कि दोनों के दोनों बंदे फेल हो गए, तो हम तीनों पूरा दुखी थे। और उसके बाद हमने पार्टी वार्टी कैंसिल कर दी, ये लोग घर गए। और उसके बाद सोचने का टाइम मिला, एंड ये भी चीज़ करी कि अब आगे क्या करना है। तो आगे का क्या रिएक्शन था, क्या प्रिपरेशन थी, मोटिवेशन क्या था, माइंड में थॉट्स क्या आ रहे थे, घर वालों के रिएक्शंस क्या थे? तो बेसिकली उस रात को रिलीज हुआ था रिजल्ट, और मैं इनके साथ था हॉस्पिटल में। तो मैं काफी लेट आया घर पे, 11:30 12 बजे आई थिंक घर आया था, और आके सो गया। और सुबह किसी रिलेटिव की कॉल आई थी मेरे पापा पे कि उनका बेटा या कोई होगा, उनका हो गया है, कुछ 180 मार्क्स से हुआ था उनका भी। तो मम्मी आके पूछती, बेटा रिजल्ट आ गया, तेरा क्या हुआ? मैंने बस ऐसे बोला उनको, सोते सोते ही मैं अभी उठा नहीं था सुबह, तो मम्मी समझ गई कि इनका 3 मार्क्स से रह गया इसका। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि कोई बात नहीं, चलो आज नहीं तो अगली बार हो जाएगा। हम्म,
लेकिन उस टाइम जो काफी रिलेटिव्स के कॉल आ रहे थे, मतलब मेरे पापा टीचर है तो उनके भी काफी दोस्त वगैरह होते हैं उनके, तो जिनके भी कॉल आ रहे थे वो सब यही बोल रहे थे कि हमारा वो है वो तो पास हो गया, हमारा ये है वो पास हो गया, इसका 170 है, इसके 180 है, इसके 165 आए। तो फिर वो उस टाइम दुख लगता है ना कि सब कॉल कर पा रहे हैं और मेरे पापा सिर्फ सुन पा रहे हैं, मेरे पापा कॉल नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम किसी को भी कि देखो मेरे बेटे का भी हो गया। तो वो एक काफी वो था कि नहीं, अब तो करना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। और उस हार्ड टाइम के बाद वापस मोटिवेशन कैसे गेन किया और आगे कैसे बढ़े, और आगे की स्ट्रेटेजी क्या करी, फिर क्या करना है, कैसे करना है? उसके बाद मैंने फैकल्टी से बात करी तो उन्होंने वही बोला कि बेटा देखो तुमको मेरिट नहीं बनाना है इसमें, तुमको बस एग्जाम पास करना है। यू नीड नॉट नो एवरीथिंग, बट यू शुड नो समथिंग विच इज बेसिक नॉलेज जो तुमको होनी चाहिए एज एमबीबीएस स्टूडेंट, वही जाननी जरूरी है, आपको सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। और उन्होंने ये एक ही बात बोली थी कि एम फॉर 200 प्लस, डोंट एम फॉर 150। अगर 150 एम करोगे तो कहीं ना कहीं 130 140 के बीच में रुक जाओगे, हमेशा 200 प्लस एम करना, तो तभी आप जाके 170 175 तक पहुंच पाओगे। तो बस मैंने वही एडवाइस फॉलो करी। और मेरा एक हमेशा से एम था कि मुझे उस टाइम ये पता था कि एम्स एग्जाम के लिए 165 का स्कोर चाहिए था। और चाहिए। तो मैंने कहा कि सिर्फ एमसीए पास करके क्या करना है, अगर यस। पास होना है तो एम्स एलिजिबल होकर पास होते हैं ना कभी एक एम्स एग्जाम भी दे देंगे। यस। तो तो आप मेरे लोगों माइंड को में 165 प्लस का टारगेट रखा था मैंने। आप लोगों को एक बात बता दूं कि एम्स का जो है 165 वाला सीन क्या है, कि जो भी एफएमजी होते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको एफएमजी एग्जामिनेशन में 165 प्लस लाने होते हैं टू गेट एडमिशन इन एम्स। अगर आपके 165 से नीचे है और एम्स में आपका स्कोर अच्छा खासा है, फिर भी आप एलिजिबल नहीं है एम्स में एडमिशन लेने के लिए। तो ये चीज़ मेन है। तो सही हुआ, और फिर क्या रहा रिजल्ट, क्या रहा सीन? तो उसके बाद मैंने 2-3 दिन तक वो सोचा कि मैं अपनी प्रिपरेशन अब कहाँ चेंज करूँ, क्योंकि मैं 3 बारी सेम चीज कर चुका था और तीनों बारी में फेल हुआ था। हालांकि इम्प्रूवमेंट हुई थी, लेकिन अब मेरा माइंड ये नहीं कह रहा था कि आप वापस वही करो, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। तो मैंने 2-3 दिन सोचा, काफी लोग बोले कि आप प्रेपरेटर ले लो, प्रेपरेटर में वो हिंदी इंग्लिश दोनों होते हैं तो आप उसमें आपको सही रहेगा। कोई कहता मेरो ले लो क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, मेरो में कंटेंट ज्यादा है। तो काफी अलग अलग ओपिनियन आ रहे थे मेरे को। तो उसके बाद मैंने अपना वो सोचा कि एप्लीकेशन तो मैं ले लूंगा, लेकिन मेरे पास खुद की भी तो एक कैपेसिटी होनी चाहिए बैठने की, बैठ के वो वीडियो देख पाने की। अगर वो 2 घंटे की वीडियो है उसमें सामने वाला बोले जा रहा तो मेरी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए सुनने की। तो मुझे लगा कि लाइव क्लासेस के बिना तो मेरा होगा नहीं, क्योंकि मुझे बिना इंटरेक्शन की जो क्लास होती है उसमें बहुत बोरिंग लगती है और मुझे नींद आ जाती है। तो उसके बाद मैंने अन अकेडमी को खरीदा था, अन अकेडमी सब्सक्राइब किया था, क्योंकि उसमें लाइव क्लासेस होती है। तो मैंने वो चूज किया था और दिन में उनकी कुछ 8 घंटे की क्लास होती है, तो मैंने उनको फॉलो किया था अन अकेडमी पे। सही है, बहुत सही है। और क्वेश्चन डिस्कशंस भी किए होंगे, मॉक टेस्ट वगैरह, क्वेश्चन सोल्व, क्या सीन रहा इन सब चीज़ों का? हाँ, तो मैं अभी जो करंट सिनेरियो उस पे मैं एक वो करता हूँ कि मैं क्वेश्चन बैंक प्रीफर नहीं करता हूँ, आई प्रीफर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, ओके। क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक में आपके पास अगर क्वेश्चन आता है और आप 2 ऑप्शन में स्टक होते हो, बी और सी, तो आप उन 2 ऑप्शन के बारे में सोचते रहते हो और जब आप कुछ टिक करते हो उसमें आंसर कमिट करते हो, उसके बाद आंसर कुछ डी ही वो अप होता है नीचे क्वेश्चन बैंक में। तो आप दिमाग में सोचते हो कि यार यार मैं ये तो सोच रहा था, कोई ना एग्जाम में गलत नहीं करूंगा, लेकिन एग्जाम में फिर से वही गलती होती है, बी और सी के बीच अटक जाते हैं और फिर बी सी में कोई टिक करके आता है और फिर डी आंसर निकलता है। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको आंसर में कमिटेड रहना पड़ता है। आंसर वो होगा जब आप मॉक टेस्ट खत्म करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि मैंने यहाँ गलती करी है। तो आई प्रीफर मॉक टेस्ट मोर देन क्यू बैंक। ओके। और मॉक टेस्ट का एक ये भी है कि अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे 300 में से 140 आ रहे, 130 आ रहे, या इवन 100 भी आ रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एफएमजी जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2.5 घंटे की। तो अगर 2.5 घंटे का एक पेपर है तो आपकी एक कैपेसिटी होनी चाहिए एटलीस्ट 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन देखने की।
कि 3 घंटे तक आप 19 सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग क्वेश्चन सोचने की आपकी दिमाग में कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर वही कैपेसिटी नहीं होगी तो आप एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन के बाद बोर हो जाओगे, फिर आप कैजुअली ले लेंगे एग्जाम को, और वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। ये एफएमजी में एक एक मार्क जो होता है वो कीमती होता है, एक मार्क से भी बंदे पास होते हैं। हाँ बिल्कुल, एक मार्क की कीमत 6 महीना लग जाती है, फिर 6 महीने की मेहनत होती है, बिल्कुल और स्ट्रेस अलग से। बिल्कुल। ओके ओके। और आगे का फिर क्या रहा, रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट के दिन क्या रिएक्शन था, कब रिजल्ट आया तब? नहीं, जब जैसे मैं दिसंबर में जब पेपर देख के निकला था, आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि कुछ भी हो जाए ये तो निकल जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने पेपर दिया ये तो निकलना ही है पेपर, लेकिन नहीं निकला। तो जो पेपर में एक एक क्वेश्चन पे मेरा पूरा फोकस था, 100% दिया था मैंने, एक एक क्वेश्चन पे। अगर मुझे उस टॉपिक के बारे में नहीं भी पता है तो भी मैंने उसमें दिमाग घिसा था। तो फिर भी मैंने पेपर निकलने के बाद मेरे घर पे कॉल किया कि देखो मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ कि निकल जाएगा, बट मेरी कोशिश अच्छी थी इस बार। जो सबसे बेस्ट कोशिश थी वो इसी बार की मेरी। ओके। जब रिजल्ट आया तो उसमें दिख गया था, आई पास विथ 188 मार्क्स जून में। 188, क्या बात जी है, जी। क्या बात है, बढ़िया। ओके। और रिएक्शन कैसा था फिर घर पे सब कुछ? नहीं, आई थिंक दोपहर में 3 या 4 बजे रिजल्ट आया था। तो मेरा दोस्त है हर्ष, उसने मेरे को कॉल करा कि भाई रिजल्ट आ गया है। मैंने बोला देख, 3 बारी से तो फेल देख चुका हूँ, अगर चौथी बारी भी हुआ तो मेरे से देखा नहीं जाएगा, तो एक काम कर, पहले तू अपना देख के बता क्या हुआ है, फिर मैं खुद का देखता हूँ। तो हम दोनों, हमारा कॉल पे बात चल रही थी, तो उसने 10 मिनट तक हमारी यही बात चल रही थी कि पहले तू देखना, बाद में मैं अपना देखता हूँ। वो कहते तू देख, फिर मैं अपना देखता हूँ। तो उसने 10 मिनट बाद अपना देखा, वो कहता भाई मैं पास हो गया हूँ, मेरे इतना मार्क्स आए हैं। तो मैंने बोला कि चलो इसका हो गया, बहुत अच्छी बात है, अब शायद मेरा भी हो जाना हो चाहिए। तो जाए। इतने में मेरे पापा ने सुन लिया कि कुछ बात कर रहे थे। मेरे पापा कहते क्या हुआ, रिजल्ट आ गया? कहते हैं हाँ रिजल्ट। मैंने बोला हाँ रिजल्ट आ गया। कहते ला मैं देख के बताता हूँ क्या हुआ। तो फिर उन्होंने रिजल्ट देखा, कहता 188 मार्क्स आए। मैंने ऐसे चिल्लाया कि मेरे मम्मी दूसरे रूम में थी, वो भाग के आई कि क्या होगा, करंट वरंट तो नहीं लगा इनको। फिर नहीं, वो बहुत खुश हुए उसमें। सही है, सही है। और उसके बाद ये जतिन और हर्ष जो थे, मैं उस टाइम पे जामनगर, जो गुजरात में एक सिटी है, वहाँ पे जी जॉब जी। करता था, रिलायंस, एंड वहाँ पे वो लोग आए थे, एंड फिर हम द्वारका गए थे, द्वारकाधीश के दर्शन करने के हाँ लिए। मुझे आज भी बिल्कुल याद है। ऐसे। ओके, सही है। तो मैं और जतिन इस जो भी इस मीटिंग के हिसाब से यही बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो फर्स्ट सेकंड ट्राई के बाद गिव अप कर देते हैं कि अब नहीं होगा मेरे से, अब मैं नहीं कर जी पाऊंगा, बिल्कुल। अब मैं नहीं कर पाऊंगा। और उनको लगता है कि उन पे बहुत प्रेशर है, फाइनेंशियली भी उनको कमाना है ना, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम सैलरी पे जॉब वगैरह चालू कर देते हैं। लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचो, ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन है कि यार 30 35 40 50 हज़ार रुपए कमा के आप स्टेबल नहीं हो सकते हैं ना, होंगे तो भी टेम्पररी हम्म। होंगे। अगर आपको अच्छी कुछ करना है तो इन एनी हाउ, चाहे 3 ट्राई लगे, चाहे 4 ट्राई लगे, चाहे 5 ट्राई लगे, उस चीज को क्लियर करके खत्म करो, एक स्ट्रेस से हल्का हो, और फिर आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो रिसोर्सेज भी इतने मिल जाते हैं ऑनलाइन, अगर आप बात हम्म, करें तो इट शुड नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क बिल्कुल। एफएमजी। और इतना भी लेवल नहीं बढ़ा दिया जितना लोग सोच रहे हैं कि सोचो। क्लिनिकल क्लिनिकल केस आर कमिंग, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आर कमिंग, बट टॉपिक वही है, हम्म। आंसर्स भी वही है, बस उनका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। उसके लिए बस प्रिपेयर हो जाओ, माइंडसेट के लिए माइंडसेट अपना चेंज कर लो उस हिसाब से। बिल्कुल। ठीक, अगर आप पिछले 3 बारी रिजल्ट देखें तो इट्स ऑलमोस्ट 20% प्लस, 23% 25% तक रिजल्ट जा रहा है, तो इट मीन्स एफ एम जीज आर स्टडिंग नाउ। हम्म। हाँ, तो आने वाले इस टाइम में शायद नीट पीजी पीजी काउंसलिंग में भी एफ एम जीज का वो देख सकते हैं हम, अच्छा दबदबा एक खासा। बारी के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भी कुछ बैचमेट्स है ना, विजय वगैरह, विजय सौरभ वगैरह, उन्होंने भी नीट पीजी अभी अभी जो गई है, नीट पीजी 2021 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने, और उनको भी सर्जरी वगैरह मिलने के चांसेस है, उसकी काउंसलिंग चल रही है। तो कहने का मतलब यही है कि एक रिजल्ट जो होता है वो मैटर नहीं करता। और एक और चीज़ बिल्कुल। एडवाइस देना चाहूँगा कि जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में है, फाइनल ईयर में है, उनको प्रेप लीडर मेरो जो भी है अच्छा लगे वो लेना चाहिए, उनके फ्री वीडियोस बिल्कुल है। हाँ। लेकिन जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए प्रेप लीडर और मेरो मुझे नहीं लगता इतना कंपेटेबल है। उनको लाइव क्लासेस, लाइव कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि 6 मंथ में आप वीडियोस कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। ठीक है। आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा उसमें, आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो आपको जरूरत है, या आप बिल्कुल। ऑफलाइन क्लासेस जो चलती है वो अटेंड करो, फैकल्टी से वन ऑन वन कन्वर्सेशन करो कि कहाँ लैग कर रहे हो आप, हम्म,
बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी थोड़ा डिस्कस करो, तो उस हिसाब से हो जाएगा आपका। और ऑफलाइन क्लासेस में ये होता है ना कि आपको कांस्टेंट मोटिवेशन मिलती है कि आपको आपको पता है कि आपका आज क्लास है, आपको जाना ही जाना है इन एनी हाउ, और वहाँ पे भी टीचर्स वगैरह मोटिवेशन देते हैं। लेकिन ऑनलाइन जो मैरो प्रेपरेटर होते हैं, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए है कि लॉन्ग टर्म आप डेली 1-2 वीडियोस देखोगे, आप डेली 4-5 वीडियो नहीं देख सकते, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मेरो प्रेपरेटर जो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप एमबीबीएस के सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में है तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आप अगर एमबीबीएस पास आउट हो चुके हैं, इंडिया आ चुके हैं, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर द लाइव कोचिंग क्लासेस, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये आपके एमबीबीएस के बाद की फर्स्ट एग्जाम है, तो ये मत सोचना कि दिस इज द लास्ट स्टेप, इसके बाद आओ आजाद हो गए और मजे ही मजे। ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द मिनिमम दैट रिक्वायर, इट इज रिक्वायर्ड इन इंडियन सेटअप, कि इतना तो आपको आना चाहिए, इसके बाद स्काई इज द लिमिट। लेकिन ये करना है और इसके बाद रुकना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि इसके बाद तैयारी छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, नहीं, इसके बाद तो डबल माइनस से शुरू करनी है पढ़ाई और आगे के लिए प्रिपेयर करना है, ये माइंड सेट रखना। जब मैंने एफएमजी की थी, मेरी एफएमजी हुई थी दिसंबर 2018 में, जब मैं इंटर्नशिप में था। और उस टाइम पे जैसे ही मेरी पास हुई, मतलब मुझे लग रहा कि मैं जंग जीत गया। लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू हुई। उसके बाद मैंने यूएसएमएल स्टेप वन के लिए प्रिपरेशन शुरू किया, जो बहुत हार्ड टाइम था। बिल्कुल। उसके बाद कोविड हिट कर गया, मेरा एग्जाम डिले हो गया। और उसके बाद स्टेप वन मेरा हुआ। स्टेप वन एग्जाम जो होता है 8 आवर्स लॉन्ग होता है, 8 घंटे का एग्जाम होता है टोटल। और स्टेप टू जो भी देने जाऊंगा 9 घंटे का टोटल एग्जाम है लॉन्ग। तो इसके लिए सीटिंग कैपेसिटी भी डेवलप करनी है, इसके लिए मॉक पे मॉक देने पड़ेंगे आपको। तो ये सेम चीज़ वहाँ पे भी, नीट पीजी हो या एफएमजी हो, सेम चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई करती है कि आपको मॉक देने हैं एज मच एज यू कैन। उससे आपकी आपको बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि आपका स्कोर कम आ रहा है तो आप जो है डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपको सीटिंग कैपेसिटी डेवलप करनी है। डजेंट मैटर कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, आप उसको रिव्यू कर लेंगे, आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। लेकिन आपको सीटिंग कैपेसिटी डेवलप करनी है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज अ मस्ट। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो इट वुड बी डिजास्टर। हम्म, मेहनत पे पानी फिर जाएगा एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने जून में जो एक टेक्निक करी थी, मैंने 1-2 टेक्निक कहते हैं कि आप अगर कुछ कोई चीज पढ़ते हो तो उसको एक दिन बाद रिवाइज करो पहले, फिर 2 दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद, और फिर 2 हफ्ते बाद। हम्म, मैंने ये यूज किया था, किसी फैकल्टी से मैंने बात करके, वो कह रहे थे कि ये ट्राई करके देखना, अगर नहीं पसंद है तो मत करना। बट इट वाज क्वाइट हेल्पफुल। आपको उस टाइम नहीं पता चलेगा जब आप रिवाइज करोगे, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो आपको तुरंत पॉपअप होगा माइंड में कि हाँ, ये तो उस पेज, आपको वो भी याद आएगा कि पेज में किस कोने में लिखा है आपने, या किस कोने में पढ़ा हुआ था। और आपको जो चीज़ होती है ना कि ड्यूरिंग द रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, तो आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपको 3 हिस्से में सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। एक जिसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, एक जिसमें आप कम अच्छे हैं, और एक आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो आपको जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ना, उसको नियर द एग्जाम रखना है कि एग्जाम आने से कुछ दिन पहले उस चीज़ को रिवाइज कर लो, ताकि वो चीज़ ताज़ी हो और आप एग्जाम में जाके उसको परफॉर्म करें। और जो सबसे अच्छे सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले ही खत्म कर दो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाए, ठीक है। और स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है बिल्कुल। कि एक चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, और वो चीज़ होती है फ़ोन, ठीक है। इसको आपको किनारे पे रख सोशल देना है। मीडिया। सोशल मीडिया, इसको पूरा किनारे पे रखना है। मेरे कुछ बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने सारी चीज़ें डिलीट करके सिर्फ एक टेलीग्राम रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन वगैरह होती है। तो टेलीग्राम एक रखते हैं, बाकी सब कुछ डिलीट कर देते हैं, सारे सोशल सोशल मीडियाज। तो ये कर सकते हो आप। और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है एग्जाम में। बस आपको लगे रहना ही है कि, और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट है, चाहे आपका फिफ्थ अटेम्प्ट है, चाहे आपका सिक्स्थ अटेम्प्ट है, आप उसको ऐसे देखो कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। तो ही आपका एग्जाम क्लियर होगा। आपको है ना माइंड सेट क्लियर करना होगा। पढ़ तो आप लोगे, आप में कैपेसिटी है, आपने एमबीबीएस खत्म किया है, आपने बहुत सारी एग्जाम्स और दी है, आप पढ़ लोगे, बिल्कुल। आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन आपका माइंड सेट उसके लिए रेडी होना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर आप माइंडसेट के साथ, अगर अभी अभी कभी आप डिसबिलीफ में हो गए कि, अगर आपके माइंड में 1% भी डाउट हो गया कि क्या मेरे से ये होगा, तो कभी नहीं होगा फिर। बिल्कुल। आपको माइंड में यही के जाना एग्जाम में कि 100% ये मेरे से होगा, और एग्जाम के बाद मुझे कुछ और करना है, ये तो मेरा हो जाएगा इस बार, यही माइंडसेट के साथ जाना है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं रहना है। रहना। और एक और एडवाइस ये है कि डू क्वेश्चंस एज मच एज, है ना। आप थियरी पढ़ते हाँ। रहोगे, एग्जाम में थियरी नहीं आएगी, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। सो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं उसकी प्रैक्टिस करो। आप पास पेपर्स के क्वेश्चंस देखो, है ना। सारी चीजें प्रेपरेटर या मेरो कहीं पे भी अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से उस चीज को फाइंड आउट कर लेना उस चीज को।
और आई थिंक एफएमजी के लिए प्रेपरेटर अच्छा है, प्रेपरेटर पे बहुत मटेरियल्स है एफएमजी से रिलेटेड, तो जी। ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल। अगर आप हाँ, ऑफलाइन मैंने कोचिंग, वैसे मेरो भी यूज कर रखी है, मैंने प्रेपरेटर भी कर रहा है, मैंने एकेडमी भी करा है, इवन डॉक ट्यूटोरियल्स के कुछ रिवीजन वीडियोस भी देखे हैं। तो जितना भी फ्री कंटेंट मिलता है देख देख लेना चाहिए स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं हो कि फ्री में क्या ही पढ़ाते होंगे। फ्री में हमेशा हाई यील्ड टॉपिक्स ही पढ़ाते हैं जो पढ़ाए जाते मोस्ट हैं। कॉमनली पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और आगे का क्या प्लान है डॉक्टर जतीन इसके बाद, इंटर्नशिप के बाद? अभी इंटर्नशिप चल रही है, तो मेरा टारगेट अभी नेक्स्ट INI सेट है, नवंबर सेशन जो होगा वो मैं डेफिनेटली दूंगा। उसके बाद मैं प्लेब 1 भी दूंगा नेक्स्ट ईयर तो नहीं, प्रॉब्लम 2023 में दूंगा। ओके। और शायद नेक्स्ट नेक्स्ट वन भी दे दूँ साथ। सही है। बट मेरा अल्टीमेट गोल प्लेब है अभी फिलहाल, तो सही है। मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ फिलहाल तो। ठीक है। और यहाँ पे मैं डॉक्टर जतिन की इंस्टाग्राम आईडी लिख दूंगा, कुछ भी क्वेश्चन हो आप उसको पूछ सकते हैं, और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे भी डीएम कर सकते हैं, रिगार्डिंग यूएसएमएल, रिगार्डिंग एक्सटेंसिव, रिगार्डिंग रिसर्च पोजीशन, रिगार्डिंग द lab, regarding AMC, regarding New Zealand license exam, any exam you can ask me on my Instagram। वो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा, डॉक्टर जतिन का भी लिख दूंगा। एंड इंस्टाग्राम पे आप DM कर देना, आप अगर FMG नेक्स्ट कुछ भी किसी के बारे में या फिर मटेरियल्स के बारे में जो आपको चाहिए होता है, तो आप इंस्टाग्राम या मुझे टेलीग्राम पे फॉलो DM कर सकते हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर जतिन फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं आने वाले सालों के लिए। और थैंक यू सो मच। आपसे अच्छा लगा बात करके, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू गुड लक।